पे हम YouTube पे अपलोड करवा दे रहे हैं, ठीक है। उससे क्या है, जिसका पीछे छूटा उटा रहता है मांगते रहते जब देखो तब, है ना, वो वाला सिस्टम खत्म। वहीं जाओ ढूंढो अपना, है ना। लेकिन सर यूट्यूब पे पब्लिक हो जाएगा ना सर पूरा? पब्लिक क्या, अभी मैं जब मेरा पोर्टल बनेगा तो उसमें ब्लॉक कर दूंगा ना, कोई देख नहीं पाएगा। आप लोगों को पासवर्ड दे दूंगा, केवल आप ही लोग देख पाओगे बस, और कोई नहीं देख पाएगा। यूपीएससी पाठशाला वालों ने देख लिया, क्या किसी ने कोई फर्क नहीं गलती से पड़ता है। लिंक शेयर कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि पता नहीं है? सर लगता तो यही है। देखो, अब जानते हैं सर, हम एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। किसी से पैसा ले रहा हूँ क्या? कोई मुझे पैसा दे रहा है? नो सर। तो फिर बिल्कुल सर, है ना। देखो, जो चीज नहीं है, जितने भी सबसे ज्यादा बवाली स्टूडेंट हैं यूपीएससी पाठशाला के, सब मेरे पास है, ठीक। तो छांट छांट के भेजे गए हैं। तो अब यार आपके पास जब या तो इतना अवेलेबल हो, चीजें सोर्सेज हो, है ना, तब समझ में आता है कि हाँ ठीक है, चीजें इतनी अच्छी हैं कि हमको थोड़ी कुत्ता काटा हुआ है कि नहीं पढ़ाने का। लेकिन ये है कि सिलेक्शन होने के लेवल के नोट्स होने चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। यूपीएससी है, मजाक नहीं है। ये टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक और आरओ का पेपर नहीं है। इन डेप्थ आपके पास नॉलेज होना चाहिए, विजन होना चाहिए, चीजों को आप आत्मा से समझो जैसे आपको समझाया जाता है। बुद्धि बड़ी हो जानी चाहिए, हाँ। जब बुद्धि बड़ी हो जाएगी तब जाकर के आप बनोगे उस काबिल की आईएएस बनोगे, ठीक है। रटंत विद्या कम काम नहीं आती यहाँ ज्यादा। खैर अभी हम लोग, हाँ राहुल जी, आपको परमिशन मिल गई ना? हाँ नहीं मिली सर, अभी मिली है सर। हाँ ठीक है, तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे, अटेंडेंस ले लूं, बहुत दिन हो गया। ठीक है, आशीष जी भी आए हैं। अरे वाह, 2-3 दिन के बाद आए हैं आप। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कहाँ से है? पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने बौद्ध ग्रंथ पढ़े थे, और बौद्ध ग्रंथ में हमने उस समय शायद क्या कहते हैं, बारिश के कारण नेटवर्क इशू हो गया था, है ना? जी सर। सर त्रिपिटक बता रहे थे आप, जिसमें आपने विनय पिटक बताया था और बोला था कि उसके 3 पार्ट होते हैं, उसको डिस्क्राइब किया था छोटा छोटा। हाँ, तो अभी इसका ट्री बना लेंगे, तो ट्री बना लेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ये कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक ऐसे ही चार्ट बना लेना। सुत्त पिटक, विनय पिटक, और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक कहलाते हैं बौद्ध धर्म के सबसे 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ। जिनमें की प्रथम 2 सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनका आविर्भाव कब हुआ था? कौन सी बौद्ध संगीति में? प्रथम बौद्ध संगीति। सुत्त पिटक को लिखा था उपाली ने, और सुत्त पिटक को कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्धिज्म। इसमें महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षाएं हैं, जो महात्मा बुद्ध ने स्वयं सरमन दिए, वही कंपाइल किया गया है इसमें, ठीक है। लगभग 84,000 थे, लेकिन केवल 10,000 ही प्राप्त हो पाए। बाकी के सब गायब हो गए, बाकी के तो बहुत सारे तो बर्न हो गए, जल गए, वो नहीं प्राप्त हो पाए। नालंदा में आग लगा दिया था बख्तियार खिलजी ने, उसमें जल गए थे। तो केवल 10,000 ही सूक्तियां संकलित हो पाई हैं अब तक,
लेकिन थे लगभग 84,000 के करीब। और विनय पिटक कोड एंड कॉन्डक्ट है इसमें मॉनेस्ट्री रूल्स, इसीलिए क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बौद्धिज्म, संविधान है बौद्ध धर्म का। ये कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कितना बड़ा कटोरा लेना है, घी कितने घर मांगनी है, खाना कब खाना है। और इसी कारण डिस्प्यूट हो गए थे, हमने देखा था 10 पॉइंट को लेकर के कि नमक पीना, क्या कहते हैं दूध में नमक मिला करके पीना, सींग में नमक रखना, केवल 5 घर मांगने जाना है, अगर खाने को ना मिले उनसे कुछ भी तो फिर दिन भर भूखे रहना है ना, दोपहर के बाद खाना खाना है, एक ही बार खाना खाना है। तो ये सब कुछ ऐसे कठोर नियम बने हुए थे जिस कारण से विनय पिटक में विघटन हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीत इसी सेटलमेंट के लिए हुई थी जिसमें विघटन हुआ था। ठीक है, अस्थाविरवादी, सर्वस्तिवादी और महासंघिक 3 संप्रदायों में टूट गया था। ठीक है, विनय पिटक के 10 बिंदुओं के विवाद के कारण द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी। ये बौद्ध संगीत हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, है ना। अभिधम्म पिटक, अच्छा इसको किसने लिखा था? विनय पिटक सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने लिखा था। और अभिधम्म पिटक को लिखा था अशोक के भ्राताश्री मोगलीपुत्र तिस्सा, हाँ मोगलीपुत्र तिस्सा या महामोगलाना, है ना। अच्छा सर, तो कल हाँ, नेटवर्क चला गया था तो एक टॉपिक निकला था कि अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था कि नहीं, तो हाँ धर्म उसके बारे में परिवर्तित किया था। तो सर किसने करवाया था? वो निग्रोथ ने करवाया था क्या? नहीं, तो उपगुप्त किसने ने करवाया कराया था था। सर? उपगुप्त। उपगुप्त सर नाम के ऋषि जो बौद्ध जी भिक्षु थे। ओके सर, ये उपगुप्त और जो उनके भाई हैं मोगनी जो त्रिस्सा, वो एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है, मोगली नहीं, जंगल जंगल बात चली है। मोगली, मोगली पुत्र तिस्स, मोगली पुत्र तिस्स। ठीक है, तो ये हम लोग सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ये हो गया। इसको लिखा था मोगली पुत्र तिस्स ने, है ना। तृतीय बौद्ध संगीत में ये इस जो है लिखा गया था, अभिधम्म संकलित हुआ था अभिधम्म पिटक। इसका भी टारगेट था विनय पिटक के डिस्प्यूट्स को जो है समाप्त करना। ठीक है, और आज का जो टॉपिक चल रहा है इसका नाम है बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ। सुत्त पिटक में अभी जो अब तक प्राप्त हैं कुल 10 ऋषि। तुमको कल कोई डाउट था लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। सुत्त पिटक में 10,000 कुल सूक्तियां अब तक संकलित हो पाई हैं। ठीक है, लगभग 400 ईसा पूर्व में जब प्रथम बौद्ध संगीत हुई तो इसमें इसका आविर्भाव हुआ था, है ना। और बस ये यही है, इसमें कोई खंड वंड नहीं है, ठीक है, इस तरह का। लेकिन विनय पिटक, ठीक है, 10,000 हाइम्स कह सकते हैं। इसमें है विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक को 3 पार्ट में बांटा गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मोनेस्ट्रियल रूल इसमें दिए गए हैं, है ना। इसे 3 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन से? सुत्त विभंगा, सुत्त विभंगा, खंडका, एंड परिवार। अच्छा, आप लोग जो है जो अकाउंट जूम पर बनाए हो, है ना, अपने नाम से बना लो, नहीं तो मैं कल से एंट्री नहीं दूंगा। पता नहीं कौन कौन से A2 J2 P2 नाम से आता है,
पता नहीं मेरा स्टूडेंट है कौन है, पता नहीं चलता इससे, है ना। तो इसलिए आप लोग जो है अपने अपने नाम से बना लो, नहीं तो मैं कल से अगर परमिशन नहीं दूं ना पहचान के कारण तो आप एलियन समझे जाओगे, फिल्टर हो जाओगे, है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ। अपने नाम से बनाने में क्या दिक्कत है? ये आपने सेकंड नंबर पे खंडक लिखा है, खंडक। हाँ, खंडका, खंडका, ठीक है, खंडका और परिवार हिंदी में लिख दें। नहीं समझ आ रहा है सर, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसमें हम लोग आते हैं, सबसे पहला है सुत्त विभंगा। ठीक है, सुत्त विभंगा में क्या है कि बेसिक कोड एंड कंडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये पूछा गया है। ठीक है, बेसिक कोड एंड कंडक्ट, ठीक है, यानी कि आधारभूत सिद्धांत जिनमें कभी भी किसी, इसमें क्या है कि जिनमें कभी भी किसी भी बोध संगीति में इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कहते हैं ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में क्या कहा था कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, की नहीं कहा, का कहा, है ना। यानी कोर्ट को भी लगता है कि आत्मा पुरुष है, हैं? हाँ, प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, असंशोधनीय है। तो क्या है, बेसिक, इट कंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुत्त विभंगा, आधार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बौद्धिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बौद्धिज्म, कभी भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा, बाकी चीजों में भले कर दो, ये क्या है, असंशोधनीय है। अच्छा, अब ये जो नियम, अकाट्य नियम है, शुरू में ही बना दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो पार्ट है फिर से। ठीक है, महाविभंगा, ठीक है, महाविभंगा, और दूसरा है भिक्षुणी महाविभंगा एंड भिक्षुणी विभंगा। ठीक है, भिक्षुणी विभंगा। तो ये जो है महाविभंग किसके लिए है, इसमें है 227 रूल। ठीक है, 227 रूल हैं जो किसके लिए हैं, पुरुषों के लिए हैं। ठीक है, भिक्षुओं के लिए जो नियम है उनकी संख्या है 227, और किसके लिए हैं, मेल मॉन्क्स जो हैं भिक्षु, ठीक है, मेल मॉन्क्स के लिए हैं, पुरुष। और भिक्षुणी विभंगा महिलाओं के लिए वैसे भी ज्यादा नियम कानून हमेशा रखे गए हैं समाज में, है ना। पुरुषों के लिए 2 नियम है तो महिलाओं के लिए 10 होते ही हैं। ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना निकलो, वहां ना निकलो, ये इनसे बात ना करो, उनसे ना बात करो। ठीक है, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं रहेगा, तुम्हारे पास मोबाइल रहेगा तो उसमें रिचार्ज नहीं रहेगा, है ना। तो ये सब नियम कानून बहुत सारे महिलाओं के लिए ज्यादा ही रहते हैं। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए भी ज्यादा रूल हैं, है ना। 311 ये जो भिक्षुणियां होती हैं उनके लिए जो रूल हैं इसमें है। ठीक है, अच्छा, अगला बात आता है आपका खंडका। खंडका, खंडका में 2 पार्ट।
ठीक है। महावाग्य, एंड कुलवाग्य। कुलवाग्य एंड महावाग्य, ठीक है। महावाग्य में है महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना के बारे में विवरण, और महात्मा बुद्ध ने जो जो अपने जीवन में अपने पिछले जन्मों में एक्सपीरियंस लिया था वो सब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करते ही पता चल गया था। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में सहजता से ही अपने न जाने कितने जन्मों के कर्म और तृष्णाएं जो जो हुई थी वो याद आ जाती है ना, और फिर इंसान को पता चलता है कि मैं जिन सुखों की इच्छा कर रहा हूं वो न जाने कितनी बार मैंने उसको भोगा है, और वो भोग का आनंद भी उससे प्राप्त हो जाता है, और उससे प्राप्त होने वाला दुख भी वो झेल लेता है। तो उसके बाद वो शांत हो जाता है, उसकी मन शांत हो जाता है, उसकी इच्छाएं क्या हो जाती हैं, तृप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो ये महाभाग में, और साथ ही महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे, है ना, उन प्रमुख शिष्यों का भी कहानी, आनंद उपाली, इन सब की भी कहानी इसमें दी गई है महावाग्य में। कुलवाग्य में क्या है, ठीक है, इसमें बौद्ध संगीतियों का वर्णन है, ठीक है। इसमें बौद्ध संगीतियों का वर्णन है। कौन सी, कितनी बौद्ध संगीतियों का वर्णन होगा अगर पूछा जाए तो? 4। इसमें 2 होगा क्योंकि पिटक जब लिखी 4 कैसे हो जाएगा जब ये दूसरी बौद्ध संगीत में विनय पिटक लिखा गया, तो आगे आने वाला पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा 2 बौद्ध संगीतियों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। फर्स्ट एंड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक, बौद्ध संगीत का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और बौद्ध समुदाय, जो मुख्य बौद्ध समुदाय होते हैं ना, उनकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि कौन सा 3 संप्रदाय की स्थापना हुई थी ना, उनका वर्णन भी इसमें मिलता है। अस्थाविरवाद, महासंघिक और सर्वस्तिवाद, ये 3 समूहों का, 3 बौद्ध कम्युनिटीज का, 3 बौद्ध सेक्ट का वर्णन भी कुलवाग्य में मिलता है। कुल मतलब ही है एक तरह से समुदाय, ठीक। अब परिवार में क्या है, परिवार सर इसका फिर से बोल दीजिए तीनों का, तो सर छूट गया। 3 संप्रदाय बोले थे ना, उसमें छूट गया सर, नहीं लिख पाए। ये कल बताए थे हम, कल वाली क्लास में। अस्थाविरवाद, ठीक है, सर्वस्तिवाद और महासंघिक लिख दें जी। नहीं सर, हो गया, ठीक, थैंक यू। हाँ, अस्थाविरवाद, महासंघिक और सर्वस्तिवाद। एक थे ना जो क्या कहते हैं अस्थाविरवादी, उन्होंने कहा मैं मूल शिक्षाओं को मानूंगा। महासंघिक ने कहा मैं मूल शिक्षाओं को तो मानूंगा लेकिन इन 10 बातों को नहीं मानूंगा। विनय पिटक में जिन 10 बिंदुओं पर डिस्प्यूट हुआ था, मेरा जितना मन कहेगा उतना खाऊंगा, जब मन कहेगा तब खाऊंगा, है ना, कटोरा लेके भीख मांगूंगा, हाथ में खाना नहीं खाऊंगा। कटोरे में क्या कहते हैं, खाना खाऊंगा भी और भर के लेके आऊंगा भी, रात में फिर खाऊंगा, है ना, नमक नहीं पीऊंगा, जीभ को खराब लगता है ना। तो इस तरह की चीजें बाद में क्या था, महासंघिक इसीलिए समाप्त हो गए। और सर्वस्तिवादी जो थे, इन्होंने संशोधन किए और संशोधन करके चीजों का कुछ अपने हिसाब से नई चीजें ऐड करके उन्होंने संप्रदाय अपना चलाया। बाद में सबसे पहले तो ये मिलावट खोर वाले ही समाप्त हो गए थे, है ना, फिर महासंघिक समाप्त हो गए और 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल तक चलते रहे। कौन? अस्थाविरवादी, जो मूल शिक्षाओं को मानते थे। क्योंकि आलसपन आने लगता है, जैसे जैसे छूट दे दो आलसपन आने लगता है। अब तुम लोगों को धीरे धीरे क्यों टाइट करता हूं मैं,
इससे तुम लोगों का आलसपन धीरे धीरे खत्म होगा और तुम्हारा डेडिकेशन पढ़ाई के लिए बनेगा। एकदम हम छोड़ दें, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम एकदम छोड़ दें आप लोगों को, आ करके बढ़िया अपना क्लास लें और क्लास लेके निकल जाएं। आप पढ़ो ना पढ़ो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। लेकिन उससे जानते हो क्या है, तुम दिन ब दिन आलसी होते जाओगे। ठीक है, अब वीडियो ऑन करा दिया है, अब बैठ के पढ़ते हो, साथ में नोट्स भी बनाते जाते हो। पहले लेट के पढ़ते थे, फिर सोते हुए पढ़ने लगे, है ना, सपने में पढ़ने लगे, है कि नहीं। तो ये क्या था, धीरे 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 जो है बिगड़ते चले जा रहे थे। अभी क्या है, अभी सुधर रहे हो, अब और सुधार आ रहा है। अब बुलेट पॉइंट नोट भेजने का काम ज्यादा नहीं भेजना है, बीच में एक पेज भेज दिया, कोई ऊपर का भेज दिया, एक और लास्ट का भेज दिया, शुरू का और लास्ट का, डाट 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 लास्ट होता नहीं है। तो अब भले ही तुम लोग चीटिंग करने के लिए ऐसा करो कि पहले हफ्ते सोमवार को बुलेट नोट्स बना लिया, है ना, और उसके बाद शनिवार को बुलेट नोट्स बना दिया और सर को भेज दिया। लेकिन जानते हो क्या है, तुमको इसके लिए, क्योंकि बीच में तुमको नोट्स बनाना भी पड़ेगा, तो बीच में तुमको पन्ने छोड़ने पड़ेंगे, पन्ने छोड़ने पड़ेंगे, और नहीं छोड़ोगे तब दिक्कत, और पन्ने छोड़ दिए तो पन्ने भरने पड़ेंगे तब दिक्कत, है ना। तो वो तुम्हारे मन पर एक बोझ सा बन जाएगा, है ना। चीटिंग मेरे साथ नहीं कर सकते हो, यह बात समझ लो। क्या चीटिंग मेरे साथ कर लोगे सर? इसलिए तो डेली डेली नोट्स बनते हैं, आप वाले बनते, आपके जो होते हैं वो भी बनाते हैं, साथ में फिर फेयर करके बनाते हैं, पूरा डिस्क्राइब करके लिखना होता है, एक्सप्लेन करके। हाँ, ये तो है ही है ना। तो ऐसे ही करना चाहिए, है ना। पढ़ाई अपने लिए करोगे ना, आप IAS बनोगे तो आपके बच्चे मौज करेंगे ना, जगुआर मर्सिडीज आपके बच्चे लेके घूमेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। चलो खैर, तुम तो सरकारी गाड़ी से घूमोगे ना, सर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ जाएगा अगर ज्यादा महंगी गाड़ी लेके घूमोगे तो। सर जगुआर मर्सिडीज गिना के आप भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रहे हो। बच्चे सरकारी गाड़ी में बैठ के स्कूल जाएंगे तो प्रचार नहीं, लोन से खरीदेंगे ना, है कि नहीं। नहीं सर, पति ढूंढ लेंगे बिजनेसमैन वाला, उसके नाम खरीद देंगे। हाँ, एक क्या, ये सबसे दिमागदार काम है ना। खैर, अब अगला आता है आपका परिवार। हाँ, अरे ये डॉक्टर हैं, दिमाग लगाएंगे ऐसा कुछ ना कुछ, है ना। क्वेश्चन एंड आंसर, इसमें क्वेश्चन एंड आंसर है, प्रश्नोत्तरी है। जैसे विनय पिटक में बहुत सारे ऐसी बातें हैं, है ना। विनय पिटक में बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जिनको लेकर के लोगों में शंका पैदा होती है। शंका इस बात की कि आखिर ये नियम क्यों। तो वहां पर लिखा होगा प्रश्न, जैसे कि दूध में नमक डाल करके क्यों पिए, क्योंकि नियम है इधर। तो फिर उसका आंसर लिखा होगा, है ना, कि ये है, इससे जीभ की रसकलिकाएं समाप्त हो जाएंगी और मिठाई खाने की इच्छा, मोमोज खाने की इच्छा, है ना, खटाई चाटने की इच्छा नहीं होगी, है ना। पिज्जा खाने का भी मन नहीं करेगा। क्यों नहीं मन करेगा? पैसा भी लगेगा, स्वाद भी नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि जीभ की रसकलिकाएं हो गई हैं समाप्त, गल गई हैं नमक खा खा करके। तो अब आपका जिह्वा पर नियंत्रण आ गया, लेकिन इस तरह का नियंत्रण मैं उचित नहीं मानता हूं, है ना। सौंदर्य दर्शन रोकना तो आंख फोड़ लो फिर, हैं। दूसरे की संपत्ति देखना नहीं है तो आंख फोड़ लो। तो एक तरह से तो यही नियम हुआ। ये इंद्रियों पर निग्रह मतलब इंद्रियों को खत्म कर देना नहीं है कि नहीं। दिमाग बहुत चलता है, खोपड़ी बीट मार लिए, कुमम चले गए, हैं। मन निग्रह का मतलब कुछ और होता है ना। यहाँ का सिस्टम कुछ और बना दिया इन लोगों ने। कुल मिलाकर के आपको जैसे होता ना, एक किताब है श्री राम सलाका प्रश्नोत्तरी, है ना। तो उसमें क्या है, राम सलाका प्रश्नोत्तरी में रामायण से जुड़ी हुई बातें
उनके प्रश्न एवं उत्तर उसमें क्या कहते हैं लिखे गए हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया ना। प्रश्नोत्तरी किसमें वर्णित है? परिवार में वर्णित है। ठीक है, अगला आता है आपका अभिधम्म पिटक। ठीक, अभिधम्म पिटक ये क्या है? ये बौद्ध धर्म की डॉक्ट्रिन और फिलॉसफी को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, जो कि सुत्त पिटक में दिए गए हैं, उनका दर्शन यहाँ पर विवरणात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि ब्राह्मण वेदों का एक्सप्लेनेशन थे ना, ब्राह्मण क्या थे? वो वेदों को एक्सप्लेन करते थे कि क्या घटना घटित हुई, किस कारण से आए, कहां पर इनका प्रयोग करना है, कहां पर किस प्रकार से इनका प्रयोग करना है, सूक्तियों का ब्राह्मण ग्रंथों में दिया गया था, है ना। वैसे ही अभिधम्म पिटक में सुत्त पिटक में दी गई जो सूक्तियां हैं, उनका किस प्रकार से प्रयोग होना है, कहां पर प्रयोग होना है, उसका मूल अर्थ क्या है, उसका दर्शन क्या है ना, उसका सिद्धांत क्या है, ये सब दिया गया है अभिधम्म पिटक में। ठीक है, इसमें 7 वॉल्यूम है। अभिधम्म पिटक में 7 वॉल्यूम हैं जो पूछे नहीं जाते हैं पेपर में। तो कहो तो लिखा दें, कहो तो ना लिखाएं। लिखवा दीजिए ठीक सर। है, लिखवा दीजिए ठीक है, ठीक है। पहला धम्म संगनी। धम्म संगनी। ठीक है, दूसरा विभंग। विभंग, अच्छा, धम्म संगिनी क्या है? धम्म संगिनी है क्लासिफिकेशन किया गया है बौद्ध धर्म के अलग अलग चीज के सेगमेंट के लिए, जो नियम जो धर्म बनाए गए हैं। मतलब कि अलग अलग जैसे संहिताएं होती हैं, अगर वेदों से कंपैरिजन करें तो जैसे वेदों में होती हैं संहिताएं, है ना, वैसे ही अभिधम्म पिटक में धम्म संगिनी क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ हाइम्स गिवन इन सुत्त पिटक। ठीक है, क्लासिफिकेशन ये शब्द से याद रखिएगा। ठीक है, विभंग है, बहुत छोटा सा है, केवल 18 चैप्टर ही इसमें है। इसमें महात्मा बुद्ध की डिफरेंट टीचिंग्स को एलोबरेट किया गया है। मतलब इसमें क्या था, एक जरा सी सूक्ति दे दी गई है, 1 लाइन 2 लाइन में खत्म हो गई बात, महात्मा बुद्ध की सरमन। उसको यहाँ पर विवरणात्मक रूप से खोल करके बताया गया है कि महात्मा बुद्ध क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पर, है। तो हो जाता है आपका, हाँ सर, ये 84,000 जो सूक्तियां थी उनको डिवाइड किया 7 हिस्सों में? नहीं, इसमें क्या है कि जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक 84,000 अब है नहीं, अभी 10,000 वर्तमान में पाई गई हैं। बाकी सब विलुप्त हो गई, समाप्त हो गई, जल करके खाक हो गई, है ना। अभिधम्म पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक में 7 वॉल्यूम है। 7 वॉल्यूम में जैसे धम्म संगिनी है, धम्म संगिनी है जो सुत्त पिटक में जो हाइम्स हैं वो सिमिलर टाइप की हाइम्स को एक तरफ कर दिए हैं, है ना, और उसको क्लासिफाइड कर दिए हैं, है ना, अलग 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 कट, हाँ, पृथक्कीकरण किया गया है सिमिलर टाइप के मैटर को। क्योंकि जैसे महात्मा बुद्ध चैप्टर देख करके पढ़ाने नहीं बैठते थे। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ाते हैं, कल ये पढ़ाए थे, आज ये पढ़ाएंगे, बौद्धिज्म खत्म फिर जैनिज्म शुरू करेंगे। तो महात्मा बुद्ध इस तरह से नहीं पढ़ाते थे हमारी तरह। महात्मा बुद्ध आके ऐसे बैठ जाते थे, है ना, और बैठने के बाद में जब शिष्य लोग धीरे धीरे आते थे तो चुपचाप बैठे रहते थे, बोलते नहीं थे कुछ, जब तक कि कोई शिष्य उनसे कुछ पूछता नहीं था, है ना। अब कोई शिष्य कुछ भी पूछ ले तो वो शुरू, फिर महात्मा बुद्ध जी अपना वाचन प्रारंभ कर देते थे, और कुछ भी बोलेंगे वो सिलेबस देख के नहीं, पीछे कोई बात बता चुके हैं तो वो वाली बात भी बता देंगे,
है ना, आगे कुछ बता दिए, तो कुछ में मिक्सिंग होती रहती थी, है ना। तो चैप्टर देख करके नहीं क्लास वो करते थे काम, जिसको देखना हो देखे, चैप्टर बनाओ अपना जा करके आगे। तो बाद में जब अब क्या था, अलग अलग सरमन में जो अलग अलग जो एक ही तरह की शिक्षाएं जो उन्होंने अलग अलग समय पर बोली थी, उनको उठा करके क्या किया, क्लासिफाइड किया, एक मंच पर उसको क्या कहते हैं, लाए, एक मंच पर उसको प्रस्तुत किया। ठीक है, ठीक सर। अब विभंग में क्या है, विभंग में क्या है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को इलोबरेट किया गया है, मुख्य मुख्य शिक्षाओं को, बेसिक डॉक्ट्रिन को। ठीक है, अच्छा, धातु कथा तीसरे नंबर पर है। इसमें ज्ञानवान की बात नहीं है, धातु कथा में ज्ञान की बात नहीं है। इसमें यह है कि महात्मा बुद्ध के जीवन के समय कौन कौन सी चमत्कारी घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है, जैसे वो कौन डाकू था, अंगुलीमाल, उसने कहा ठहर जा, तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि तू कब ठहरेगा, तू ठहर जा, है ना। और इतना कहते ही उसके ऊपर एक अलग सा शक्ति का प्रभाव पड़ा कि वो वहीं पर नतमस्तक हो गया, है ना। ऐसे हाथी की कहानी है और कई सारी महात्मा बुद्ध की कहानियां हैं। ठीक है, तो वो उसमें दी गई हैं चमत्कार वाली घटनाएं जो महात्मा बुद्ध के जीवन से एसोसिएटेड हैं, जो किए होंगे, इसमें मिलता है। मतलब कहानी है, कहने का मतलब ये असली कहानी कह सकते हैं, है ना। जैसे बाइबल में कहानियां कैसे दी गई हैं, जीसस क्राइस्ट की कहानियां दी गई हैं, वैसे उपनिषद की तरह, ज्ञान की बातें हैं, उपनिषद की तरह। हाँ, ठीक है। अगला है, ठीक है, अगला है पुगला पन्नति, पागलपंथी से याद रखना इसे, पगला पन्नति। ठीक है, पागलपंथी से भी आप इसको दिमाग में याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी महात्मा बुद्ध के शिष्य, उनके शिष्यों के शिष्य, उनके शिष्यों के शिष्य, है ना, कहाँ कहाँ फैले हैं, कौन किधर का एरिया देख रहा है ना, ये उनकी पूरी डाउन लाइन बनाई गई है। विशेष विशेष व्यक्तियों के नाम और उनका बौद्ध धर्म में कंट्रीब्यूशन क्या रहा, उसका विवरण पगल पन्नति में दिया गया है। ठीक है, अगला है कथा वातु। ठीक है, कथा वातु, इसमें है जो धर्म सभाएं होती थी उसमें जो परिचर्चा होती थी, शास्त्रार्थ, वो शास्त्रार्थ की मीमांसा इसमें दी गई है, शास्त्रार्थों की मीमांसा कथा वातु में दी गई है, और कमेंट्रीज दी गई हैं कथा वातु में, डिबेट है इसमें। ठीक है, अगला है यमक। दोबारा बोले, कथा वस्तु का जो आपने बोला उसको दोबारा बता दीजिए एक बार। इसमें जो जैसे 10 साधु मिलते थे तो आपस में शास्त्रार्थ करते थे, चर्चा करते थे धर्म पर, तो वो चर्चाएं इसमें निहित हैं और टीका टिप्पणियां इसमें निहित हैं। ठीक है, अगला है यमक। इसमें भी क्या कहते हैं, क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है, सिमिलर टू परिवार। ठीक है, लेकिन परिवार विनय पिटक के जो क्वेश्चंस हैं, जो धर्म है, नियम कानून है, उसके क्वेश्चन आंसर हैं, और इसमें बौद्ध धर्म से जुड़े हुए डिफरेंट चीजों में, इसमें मोनेस्टियर रूल नहीं है,
कि महात्मा बुद्ध ने ऐसा क्यों किया, महात्मा बुद्ध ने क्या कहते हैं, क्या सोच करके ये बात कही, ये सब चीजें इसमें है। मॉनेस्ट्रियल रूल से संबंधित नियम कानून नहीं है इसमें, यमक में। और अगला है पत्थना। पत्थना मतलब प्रश्न। पत्थना में अभिधम्म पिटक से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर हैं, प्रश्नोत्तरी है। ये यमक और पत्थना दोनों ही एक तरह से प्रश्नोत्तरी ही हैं, ठीक है। इसके सर क्या लिखा है तुम्हारा? पत्थना, 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 ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो पूछी जाती है विनय पिटक में, ठीक है। विनय पिटक में वो है, क्या कहते हैं, निकाय हैं कई, ठीक है, निकाय हैं, बहुत सारे निकाय, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। वॉल्यूम नहीं, ये तो वॉल्यूम हो गया, ये अंदर वॉल्यूम के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हैं। ये पूछा जाएगा सीधे कि ये किसमें है, केवल यही पूछा जाएगा कि ये किसमें है, ठीक है। तो सीधे विनय पिटक टिक मारेंगे। पूछता क्या है इसमें, है कौन कौन? दिग्घ निकाय, एक छोटा बक्सा बना लेता हूं, उस बक्से में इसको नोट कर देता हूं। बहुत सारे हैं लेकिन हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले समझने हैं बस। कौन कौन से हैं? ये विनय पिटक में है, ठीक है, सबके सब। दिग्घ निकाय ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। मध्यम निकाय बीच वाला, न छोटा न बड़ा, ठीक है। समयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, ये पूछा गया है कई बार। अंगुत्तर निकाय निम्नलिखित में से किस पिटक में है, उपस्थित है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है। दिग्घ निकाय निम्नलिखित में से किस पिटक का, क्या कहते हैं, में अवस्थित है? मध्यम निकाय या अंगुत्तर निकाय ज्यादा पूछा गया है पेपर में, ठीक है। न्यूमेरिकल डिस्कर्स है इसमें अंगुत्तर निकाय में, काउंटिंग गणना, ठीक है, अंगुत्तर निकाय। और खुद्दक निकाय सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा है खुद्दक निकाय। इन सभी निकाय दिखाई दे तो विनय पिटक टिक मारना है, सीधा सी बात है। और कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगा करके क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो स्क्रीन शॉट नोट कर लो, खींच लो, क्योंकि अब मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ। सर ये भी पूछ सकता है क्या विनय पिटक में टोटल कितने हैं वॉल्यूम? नहीं, ये सब नहीं पूछेगा, कोशिश कभी नहीं पूछेगा वो, ठीक है। जो पूछेगा वो बता दिया गया है, फिल्टर करके पढ़ना है। और कहो अभी डाउनलोड कर लो विनय पिटक, पढ़ने लगो तुम। अगर तुमको लगता है कि पढ़ते रहो। ये तो यूपीएससी सिलेबस अनंत है भाई, है ना, पढ़ते रहो। मध्यम निकाय के बाद क्या लिखा हुआ है? हाँ, वो सेकंड वाले के बाद थर्ड वाला क्या लिखा है आपने? संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय। मुझे लगता है त्रिपिटक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और इससे ज्यादा कभी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते। अगर आपने इस पर कमांड बना लिया तो बस कंप्लीट है मामला, ठीक है। सर ये अभिधम्म पिटक किसने लिखा था, क्या बताया था आपने? ये अशोक के भ्राता श्री थे, जो क्या कहते हैं पहले ही बुद्ध बन गए थे। मोगली पुत्र तिस, मोगली से याद रखना, ठीक है, मोगली है ना, घर छोड़ जंगल में चला गया था। और उसका एक और था, पता नहीं, टाइगर था, उसका फ्रेंड था कि भालू था, जो भी था। जकीरा। जकीरा। अच्छा, बगीरा। हाँ ठीक है। हमको तो एक ठो उसका गाना याद है, बस वो जंगल जंगल बात चली है ना।
चलो सर आते इन हैं हम। निकायों का वर्णन जो है वो सूत पिटक है ना सर? किसका? ये दीघ निकाय और विनय मध्यम निकाय, पिटक। संयुक्त निकाय। नहीं, ये जो अभी हमने बताया सुत्त पिटक, विनय जी सर। पिटक नहीं, दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय त्रिपिटक में है, इसमें विनय पिटक में जी है। विनय पिटक में है ना सर? नहीं, सूत पिटक में मैं बोल रहा हूँ सर। नहीं, सुत्त पिटक में मैं है कहीं क्या? देखा। जी नहीं सर, देखो, सूत पिटक एक में बार है इसका वर्णन। चेक कर लो, ये चेक सही कर लो, बता एक रहे बार हैं चेक कर लो। सुत्त पिटक में ही है सर। अच्छा, सुत्त पिटक में है क्या ये? शायद जी जी ठीक जी सर, सूत पिटक में है सर। ठीक ठीक उसमें ठीक है, ये होगा। सुत्त पिटक में है, ठीक है, सुत्त पिटक में है। अलग अलग चीजों जुड़े हुए चैप्टर, तो सब भी रहने दीजिए, आपको उससे क्या करेंगे, सब रहने ठीक दीजिए है। काम उससे कोई। सर सुत्त मेरे यहाँ पिटक, एक क्वेश्चन है। हेलो, हाँ हाँ, तो कितने? क्या हमें 1 ये 2 3 पिटक वगैरह पढ़ने पड़ेंगे क्या? 4 हाँ अभी मैं रास्ते में हूँ सर, अगर आपको हाँ मेरी आवाज आ रही हो हाँ, तो ये हमें सूत पिटक वगैरह पढ़ने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, जितना बता दिया इससे ज्यादा एक लाइन आगे नहीं पढ़नी है, बस हो ओके गया इतना ही। जी। ठीक है, जितना बताया जाए उतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब इसको हम हटाते हैं, म्यूट कर लो अपना, ठीक है, म्यूट कर लो अपना। सर अब आते हैं एक हम, हाँ सर ये अभी कंफ्यूजन और मिली है। जो सुबोधकांत सर ने बताया सूत पिटक में ही होगा ना, जो अभी आपने हाँ, पांचों लिखा है? सुत्त पिटक में है, त्रिपिटक ओके में है और त्रिपिटक के सुत्त पिटक में है, ओके सर। ठीक है। हाँ हाँ, निशी पूछो। सर सुत्त पिटक का में कहीं कहीं लिखा है कि उसकी रचना जो है आनंद ने की है और विनय पिटक की उपाली में। हाँ सर, ये क्वेश्चन मैं भी पूछने वाला था सर। उल्टा जो आपने लिखा है ना, उसका उल्टा लिखा हुआ है। कल सर आपने उल्टा लिखा दिया है सर, एक जगह हम भी पढ़े थे सर, लेकिन कल नहीं कुछ बोल पाए थे हम। चेक, इसको भी चेक करो। जी सर, इसको हमें सही है चेक, सर। वो सूत पिटक का आनंद है और ये विनय पिटक उपाली है ना? विनय पिटक जी का हाँ उपाली है। जी सर। हाँ, ठीक है ठीक है। सुत्त पिटक जो है आनंद है और विनय पिटक उपाली है, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पहुंचे? अगला ग्रंथ पढ़ना है, जातक कथा, ठीक है, जातक कथा, जातक टेल्स। जातक ग्रंथ क्या है? ठीक है, ये बहुत ही एक तरह से लोक साहित्य है, ठीक है, और इसमें महात्मा बुद्ध की पिछले जन्म की कहानियां हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध की पिछले जन्म की, ठीक है, कहानियां इसमें दी गई हैं, ठीक है। और ये कहानियां खुद्दक निकाय में भी दी गई हैं, सुत्त पिटक के। खुद्दक निकाय में भी ये कहानियां दी गई हैं, ठीक है। इसमें 547 कविताएं हैं, मीन्स ये पोएटिक फॉर्म में है, ठीक है। किस भाषा में है? संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में सर इसे पाली में है? हाँ, जातक माला कहा गया है, इसका जो ट्रांसलेशन है, ठीक है, जातक माला, ठीक है। सर ये शायद पाली में मिलता है। ये पाली में है, हाँ, जातक कथाएं शायद पाली भाषा में है। हाँ, ये पाली में है, लेकिन संस्कृत वाला जो वर्जन है ये, जी अच्छा। उसे कहते हैं जातक माला, ठीक है। और खेमर, ठीक है, खेमर भाषा में इसे कहते हैं सीटेक, ठीक है, सीटेक। और चाइना में, चीनी या मैंडरिन में
मैंडरिन भाषा, वहां की चीनी भाषा में इसे कहते हैं सड़क। ठीक, सड़क कहते हैं इसे। अगला है आपका मिलिंद पन्हो, यानी जातक कथाएं कहां से उठाई गई हैं, कहां हैं, ये खुद्दक निकाय में है। ठीक है, सूत्र पिटक के। अगला है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, मिलिंद पन्हो का मतलब होता है, म्यूट कर लो अपना कोई मोबाइल जो है। मिलिंद पन्हो का मतलब होता है, मैंने कर दिया सबको। ठीक है, मिलिंद पन्हो का मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। ठीक है, इसमें क्या है, कन्वर्सेशन बिटवीन द इंडो ग्रीक रूलर मीनांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। नागसेन ने लिखा भी है, मिलिंद पन्हो को नागसेन ने लिखा भी है। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में लिखा गया था। नागसेन बौद्ध भिक्षु थे और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किनके बीच का कन्वर्सेशन है, प्रश्नोत्तर है। इंडो ग्रीक शासक मीनांडर एंड नागसेन के बीच। ठीक है, जिसमें नागसेन ने उनके सभी प्रश्नों को उत्तर दे करके उनको पराजित किया एक तरह से। ठीक है, इसकी एकमात्र कॉपी है। ठीक है, कोई इसका दूसरा क्या कहते वो नहीं है। ठीक है, वो ओरिजिनल कॉपी कहां पर है, श्रीलंका में। ठीक है, मूल प्रति श्रीलंका में है। ठीक है, और छठे बौद्ध संगीत में इसे प्रिंट कराया, प्रिंटेड वर्जन इसका तैयार किया गया 6th बुद्धिस्ट काउंसिल में, म्यांमार में जो हुई थी 1954 में, है ना। महापाषाण गुफा थी कबाई में, प्रधानमंत्री यूनो ने बनवाया था। ठीक है, अगला ग्रंथ है दीपवंश। सर मिलिंद पन्हो कौन से ईयर में लिखा गया था? फर्स्ट सेंचुरी में। वो नहीं पूछता है, लेकिन वो नहीं पूछा जाता। पानी दो, पानी पानी दे दो। ठीक है, अगला है दीपवंश। दीपवंश का दीप मतलब द्वीप। ठीक है, मतलब क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड, इसका मतलब होता है क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड, जिसमें क्या है, श्रीलंका का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये। ठीक है, ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिससे श्रीलंका के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम डिस्कस भी किए थे इसमें, कि सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी किसमें, इसमें क्या है, वो पूछी भी गई है कि अशोक का अपने पुत्र एवं पुत्री संधिमित्रा और महेंद्र को बोधि वृक्ष का पौधा लेकर के, है ना, भेजा गया था कि जाओ श्रीलंका को कन्वर्ट करो धर्मांतरित। तो बौद्ध धर्म का ऑफर ले गए थे, है ना। और वहां पर क्या कहते हैं, अनिरुद्धपुरा में वो गए और वहां पर उनका प्रभाव भी पड़ा, श्रीलंका बौद्ध बन गया। और वहां पर इन्होंने एक पेड़ लगाया, ये मतलब कि जो
पेड़ लेकर के गए थे, ये वाला बोधि वृक्ष वाला, वहां पर उन्होंने इसको लगाया, ठीक है। और उस समय वह दुनिया का किसी इंसान के द्वारा लगाया गया सबसे पुराना जीवित पेड़ है, ठीक है, सबसे पुराना जीवित पेड़ है। यहाँ पर जो श्रीलंका के राजा थे, है ना, अभी भी पेड़ है, श्रीलंका के जो राजा थे धातु सेन, है ना, यहाँ पर अवकान बुद्ध की मूर्ति भी इन्होंने स्थापित की, ये भी इंपॉर्टेंट है। धातु सेन ने अवकान बुद्ध स्टेच्यू यहाँ पर स्थापित किया। इसकी भी कहानी यहाँ पर वर्णित है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हैं। श्रीलंका में बोधि वृक्ष को क्या कहा जाता है? बो, ठीक है। तो प्लांटिंग ऑफ बो ट्री बाई महेंद्र एंड संधि मित्रा। अगला महावंश, महावंश ये सर धातु सेन प्रेसिडेंट थे ना आगे? प्रेसिडेंट नहीं, रूलर, प्रेसिडेंट नहीं होते थे तब एंशिएंट पीरियड में, राजा, है ना, राजा होते थे, किंग होते थे। धातु सेन किंग थे, सम्राट थे, ठीक है, बौद्ध बन गए थे, ठीक है। महावंश है ग्रेट क्रॉनिकल, ठीक है, जिसमें मतलब कि कई अलग अलग खंडित ग्रंथों को मिला करके एक मतलब कि वॉल्यूम, मतलब एक ग्रंथ तैयार किया गया, जिसे कहते हैं महावंश, ठीक है। और इसमें श्रीलंका, ये श्रीलंका की ही स्टोरी इसमें भी दी गई है, ठीक है, और पाली भाषा में लिखा गया है। और इसमें श्रीलंका के राजाओं की टाइमलाइन दी गई है, कौन राजा, फिर उनके बाद कौन राजा, फिर उनके बाद कौन राजा, ऐसे करके टाइमलाइन भी दी गई है, ठीक है। और महावंश लिखा गया था किंग विजय, वहाँ के जो राजा थे, चौथी ईसा पूर्व में, बिटवीन 3rd to 4th BC में ये लिखा गया था, ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ किंग विजय, ठीक है। इसमें क्या है, महावंश में, महावंश पहले था, महावंश में क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है दीप वंश और कुल वंश। दीप वंश और कुल वंश। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा अनब्रोकन रिकॉर्ड है हिस्ट्री में। ये अनब्रोकन रिकॉर्ड का मतलब ये है कि हमारे इतिहास में लगातार हर रूलर के बारे में विवरण नहीं मिलता। जैसे कि 3-4 रूलर किसी डायनेस्टी के मिले, सोर्सेस से पता चल गया, और उसके बाद 8-10-15 रूलर के बारे में विवरण नहीं मिला, और उसके बाद फिर 2-3 रूलर के बारे में विवरण मिला, फिर किसी दूसरी डायनेस्टी के बारे में विवरण मिल गया। तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हैं, लेकिन ये दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऐसा जिसमें कि कंटिन्यूअस जो हेरिडेटरी रूल है सीक्वेंस से देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही इसमें ग्रीक शासकों का भी विवरण देखने को मिलता है कि श्रीलंका के साथ में उनके कैसे संबंध थे,
और भारत के शासकों का भी इसमें विवरण देखने को मिलता है कि अशोक वगैरह जैसे सम्राट अशोक थे और इनका कैसे क्या रिलेशन हुआ करता था। तो इससे यानी कि ग्रीक रूलर्स और कंटेम्परेरी इंडियन रूलर्स की भी जानकारी हमें मिल जाती है। यानी कि जो ये श्रीलंकन ग्रंथ है महावंश, ये भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इसकी सहायता से, क्योंकि उसमें टाइमलाइन दिया गया है इस सन से इस सन तक इन्होंने रूल किया, ये इनके बेटे थे। तो उनकी कहानी में कहीं न कहीं जो कंटेम्परेरी इंडियन रूलर थे उनके बारे में भी विवरण मिल जाता था। कहीं पर नाम दिया गया कि इन्होंने ये दूत भेजा वहां इनके दरबार में। तो इससे पता चल जाता है कि इंडिया में ये रूलर इनके समय इतनी बीसी में था। तो उससे हम अपने हिस्ट्री को अपडेट करने में बहुत अधिक योगदान प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो महावंश एक महत्वपूर्ण क्या कहते हैं स्रोत है भारतीय एवं ग्रीक इतिहास दोनों के ही लिए। ठीक है, अगला है महावास्तु। महावास्तु, महावस्तु नहीं, वास्तु। महावास्तु मतलब होता है ग्रेट इवेंट। ठीक है, और ये कवित्व रूप में लिखी गई है। इसके भी क्या कहते हैं 3 फॉर्म हैं, 3 भाषा में लिखी गई है, संस्कृत, पाली और प्राकृत। संस्कृत, पाली और प्राकृत मतलब अलग अलग समय में इसमें चीजें जोड़ी गई हैं। किसी एक आदमी ने इसमें ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, अलग अलग समय में इसमें कंट्रीब्यूशन हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है महात्मा बुद्ध के द्वारा किए गए चमत्कारों का विवरण है, मिरेकल्स। सर तीसरी भाषा कौन सी थी? संस्कृत, पाली और प्राकृत। चमत्कार है, महात्मा बुद्ध ने जो चमत्कार किए हैं उनकी कहानियां इसमें दी गई हैं। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको लिखा है अश्वघोष ने। ये डायरेक्ट यही पूछ लिया गया है कई बार कि बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, इसको ट्रांसलेट किया संस्कृत भाषा में, है ना, किसने? धर्म रक्षा ने। ट्रांसलेटेड बाय धर्म रक्षा। ये क्या है? बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध की जीवनी। ये महात्मा बुद्ध की जीवनी है। ठीक है, सॉरी, संस्कृत में नहीं ट्रांसलेट किया था, चाइनीज में, चीनी भाषा में। ठीक है, चीनी भाषा में किया था। ठीक है, और ये खुद ही संस्कृत भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में नहीं है, ये संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। सर क्या नाम लिखे, कौन ट्रांसलेट किए थे सर? धर्म रक्षा। धर्म रक्षा। अश्वघोष ने एक और क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, वो भी पेपर में पूछा गया है कई बार। ठीक है, संस्कृत में एक नाटक है जिसका नाम है सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र कौन थे? कल इस पर चर्चा हुई थी।
सारिपुत्र डिसिपल ऑफ बुद्धा, महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, है ना। अगला है महाविभास शास्त्र। महाविभास शास्त्र, ठीक है। विभास का मतलब होता है एक तरह से कंपेंडियम, है ना, और मतलब कि एक तरह से कंपेंडियम का मतलब कि एक जथुरा, ठीक है। एंड एट्रीब्यूटेड टू वसुमित्र। ये वसुमित्र कौन थे जरा बताओ भाई। और बौद्ध धर्म से संबंधित होने के साथ साथ, ठीक है, मतलब बौद्ध दर्शन तो है ही है, प्लस इसमें वैदिक दर्शन भी दो हैं, मतलब कंपाइलेशन ऑफ बौद्ध फिलॉसफी प्लस वैशेषिक फिलॉसफी। वैशेषिक फिलॉसफी किसने लिखा है? कणाद ने, है ना। सर जथुरा क्या बोला था, समझ नहीं आया क्या होता है? क्या नहीं समझ में आया? आपने जथुरा बोला था ना। जथुरा मतलब होता है, अब हम इस जथुरा की हिंदी में क्या बताएं, कंपेंडियम को जथुरा कहते हैं। अब आपकी भाषा में पता नहीं क्या कहते होंगे, कोई बताओ भाई। सर आपने वैभव के बारे में बताया था कि वैभव को जथुरा बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अभी बताया था वैभव कुछ करके। कंपेंडियम को कहते हैं जथुरा हिंदी में। अरे सेंट्रल आइडिया कह सकते हो, और कॉन्सेप्ट मतलब कि और एसेंस जी, और सबका निकाला, ऐसे मान लो खिचड़ी मान लो इसे, खिचड़ी, हाँ ठीक, खिचड़ी नहीं, और उसको अगर थोड़ा ले जाएं तो जीएम क्राफ्ट कह सकते हो सर। वैशेषिक दर्शन कणाद ने लिखा था, सांख्य दर्शन लिखा था कपिल ने, ठीक है। ये तीनों की खिचड़ी है। ये क्या है? ये तीनों की खिचड़ी शब्द जो है रितुल जी ने जो बताया एकदम सही बताया, ठीक है। अगला है दिव्यावदान। ठीक है, दिव्यावदान मतलब क्या है? डिवाइन टेल्स। डिवाइन टेल्स से तात्पर्य है धार्मिक कहानियां, ठीक है। इसमें संस्कृत में 38 कहानियां हैं, 38 स्टोरीज इन संस्कृत, ठीक है, जिसमें 2 राजवंशों का इतिहास मिलता है। ये भी एंशियंट हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, ठीक। सर ये क्या दिव्यावदान है या दिव्यावदार? दिव्यावदान, वदान, दिव्यावदान, ठीक है, जिसमें मौर्य डायनेस्टी एंड शुंग डायनेस्टी के बारे में विवरण है।
इसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर बहुत ज्यादा फेमस है, जिससे कि हमें सम्राट अशोक और उनके बौद्ध धर्म में कंट्रीब्यूशन और उनके जीवन की कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है पुनीत जी कहिए। सर क्या वर्ड लिखा है? मौर्य हुंग सुंग सुंग, तो ये आपको 8 पुष्यमित्र सुंग है। सुंग था ना, जिसने मौर्य डायनेस्टी के जो अंतिम शासक थे ना, बृहद्रथ मौर्य, उनको मार डाला था इसने, पुष्यमित्र सुंग ने। उनका दशरथ मौर्य, उनका क्या कहते हैं, वो था प्रधानमंत्री था ये, है ना, कायरता पर उनको मार डाला था और अपना गद्दी पर बैठ करके नई राजनीति शुरू कर दिया था सुंगा। तो मौर्य और सुंग राजवंश के बारे में विवरण प्राप्त होता है। इसमें एक स्पेसिफिक चैप्टर है जो अशोक की लाइफ के बारे में बताता है, तो उस चैप्टर को कहते हैं अशोकावदान। ठीक है, उस चैप्टर को कहते हैं अशोकावदान। ठीक है, अशोकावदान। अगला है उदान। उदान, ठीक है। इसमें उदान में क्या है, सूत पिटक और विनय पिटक, नहीं, सूत पिटक के खुद्दक निकाय से ये लिया गया है, खुद्दक निकाय। सूत पिटक के, ठीक है, खुद्दक निकाय से ली गई है, छोटी सी कहानी है पाली भाषा में। और इसमें है क्या, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, बहुत बार, समझ लो। खुद्दक निकाय से ली गई है उदान, और इसमें है एक अंधे, मतलब कि अंधे आदमियों और हाथी की कहानी। ठीक है, स्टोरी ऑफ ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। सर यहीं से तो शायद अनेकांतवाद का सिद्धांत निकला था ना शायद। बिल्कुल 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 सही बात है, और यहाँ से ये बीजारोपण था अनेकांतवाद के सिद्धांत का। अच्छा, आप निधि जी की कहानी के बारे में कुछ जानती हैं? मैं भी जानता हूँ सर ये कहानी। सर ऋतु जी बताएंगे, अच्छे से बताते हैं। आप हिंदी में है तो आप। नहीं ऐसा नहीं है, हिंदी का टैग लगा के ऐसा मत बोलिए। आप बताइए, आप सच में अच्छे से बताते हैं, आप बताइए। नहीं तो खुद भी ट्राई करो बताने का। नहीं सर से पूछिए। अच्छा बताइए ऋतु जी, आप बताइए। ऐसे तो 4 अंधे थे किसी गांव में, तो एक हाथी आ गया, उन्हें पता ही नहीं था हाथी होता कैसा है। नगर में हाथी आया था। जी नगर में आया, तो कहते चलो भाई हाथी देखने चलते हैं। चलो भाई, अब सभी जो है हाथी के पास पहुंचते हैं, तो कोई उसकी सूंड पकड़ता है, कोई पूंछ पकड़ता है, कोई पेट पकड़ता है, कोई पैरों को पकड़ता है। तो उसके बाद जब देखने बोले हाँ भाई सब मिलते हैं, बोले देख लिया, बोले हाँ देख लिया, बोले बताओ भाई कैसा था। तो जिसने पूंछ पकड़ी होती है वो कहता है कि हाथी झाड़ू जैसा था, जिसने सूंड पकड़ी होती है तो जिसने पैर पकड़े होते हैं वो कहता है हाथी खंबे जैसा था, जिसने पेट पकड़ा होता है वो कहता है हाथी नगाड़े जैसा था, और जिसने सूंड पकड़ी होती है वो कहता है हाथी जो है ये पेड़ की शाखाओं जैसा था। इसी से फिर एक व्यक्ति वहां पर आता है, बोले हाँ भाई, फिर वो लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो एक कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है भाई क्यों झगड़ रहे हो, तो अपना अपना बताते हैं कि वो हम इस वजह से झगड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं बोले आपने देखा तो सब आपने हाथी ही देखा है, हाथी छुआ है, लेकिन जो आपने आप लोग बता रहे हो वो उसके अलग अलग अंगों को छुआ है, तो उन सभी को अगर आप जोड़ दो तो वो एक पूरा हाथी बन जाए। ये थी कहानी। हाँ बिल्कुल सही बात, क्योंकि हम सब अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को, अपनी सामर्थ्य के आधार पर हम उसको समझते हैं, है कि नहीं। और जब हम सब मिलकर के एक साझा एक्सपीरियंस अगर बनाएं
तो जाकर के हम वास्तविकता समझ पाएंगे। यही तो अनेकांतवाद है ना, यहीं से इसका बीजारोपण होता है। ठीक है सर, अनेकांतवाद की एक चीज मतलब मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये डिबेट में काफी काम आता है। क्योंकि क्या होता है कि बताइए। जैसे इन्होंने बुद्ध ने ये बताया था कि अनेकांतवाद के अंतर्गत, इसको गांधी ने भी फॉलो किया था, कि सत्य एक नहीं होता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे सत्य के भी अनेक पहलू होते हैं। आपका सत्य मेरे सत्य से अलग जरूर हो सकता है, लेकिन झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने दूसरी चीज पर एक्सपीरियंस लिया है। हाँ, और आपने जिस चीज पर एक्सपीरियंस लिया है वो अभी सत्य है। भाई हाथी का पेट जो उसने छुआ, तो पेट तो था ही छुआ ना, तो क्या उसने गलत बोल दिया कि हाथी नगाड़े जैसा होता है? और जिसने पैर छुआ वो सीधा कहेगा, क्योंकि उसने पैर छुआ तो उसको एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ पैर छुआ हूं मैं, तो उसका वो भी सही ही तो बोल रहा है कि हाथी खंभे जैसा होता है। पूंछ वाला झाड़ू बता रहा है ना। तो और सूंड वाला क्या बताया था? अजगर जैसा होता है हाथी, हैं? सांप या शाखा है। हाँ। और तो, सर कान वाला बताया, कान वाला बोला था सूप जैसा होता है। सूप जैसा होता है। तो ये चीजें जो है इसमें अनेकांत, सबने सही चीज बताई, लेकिन बात ये है कि इससे क्या द्वैधाभास पैदा होता है कि कोई जरूरी नहीं कि तुम ही जो जानते हो वही सत्य है, क्योंकि तुम भी तो एक छोटा सा भाग ही जानते हो, पूरा थोड़ी ना जानते हो, है कि नहीं? तुम भी तो एक भाग ही जानते हो, और ऐसे ही दूसरा वाला भी जो जानता है हो सकता है वो दूसरा कोई भाग जानता हो, है ना। लेकिन गलती वो करेंगे जो बिना हाथी को छुए ही बताने लगेंगे, है ना। कभी प्री न निकला हो यूपीएससी पढ़ाने लगेंगे, क्या होगा, है कि नहीं? वही होता है, बेड़ा पार लगा देते हैं वो, है कि नहीं। तो यहाँ पर अनेकांतवाद वाकई में बड़ा ही सही बात कहता है कि सब कोई सही जानते हैं जो एक्सपीरियंस लिए हैं डुबकी मार करके रहस्य में, लेकिन सब पूरा नहीं जान सकते। सब कुछ और, कोई कुछ और एक्सपीरियंस किया, कोई कुछ और एक्सपीरियंस किया। लास्ट संस्कृत और पाली भाषा का मिश्रित ग्रंथ है, ठीक है। इसको लिखा था उपतिस्स ने, ठीक है, उपतिस्स ने इसको लिखा था, ठीक है। रूलर थे उस समय महेंद्र चतुर्थ, श्रीलंका के शासक थे। महेंद्र चतुर्थ, ठीक, 10th सेंचुरी एडी में, ठीक है। और इसमें भी वही कहानी है, सेम कहानी इसमें जो बोधि वंश में, जो दीप वंश में थी, बोधि वृक्ष का श्रीलंका आगमन। इसी की कहानी इसमें भी है। अगर ऑप्शन ए भी आ जाए तो दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं? धम्मपद को कल बताए थे, धम्मपद बौद्ध धर्म की गीता कहलाती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर आज का जो है टॉपिक खत्म करते हैं। अब किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, अब डाउट के लिए बाकी जो लोग जाना हो चले जाइए। और पहला डाउट सर मेरा लास्ट वाला हो गया था, कनेक्शन कट हो गया था। वीडियो सुन लेना यार, कौन सा लास्ट वाला छूट गया था? अभी जो रिसेंटली लास्ट में बताया, महेंद्र चतुर्थ। महेंद्र चतुर्थ राजा थे और उपतिस्स लेखक थे, बौद्ध वृक्ष। अच्छा, तो ये कुछ पूछना था? हाँ
महेंद्र चतुर्थ के टाइम पे लिखा है ऐसा। हाँ 10th सेंचुरी में एडी। ऋषि पूछो क्वेश्चन भाई, तुमको क्वेश्चन पूछना है कुछ। हाँ हाँ क्लास खत्म हो गई, आगे नहीं पढ़ाएंगे, जाइए जिसको जाना है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। सर आपने स्टार्टिंग में मुद्राओं के बारे में भी बात की थी जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि इनके समय कुछ, हाँ इनके समय कुछ प्रमुख मुद्राएं भी चली थी। इस समय में कुछ प्रमुख जैसे हमारे यहाँ पोस्ट टिकट नहीं चलता है। वो टॉपिक क्या पढ़ा रहे थे हम, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं सर, बेसिकली मुद्रा, सॉरी मैं गलत ले गई, वो जो ज्ञान मुद्राएं टाइप की नहीं होती हैं, दर्शन में आती हैं ऐसी मुद्रा, वैसी मुद्रा, जैसे बुद्ध जी बैठते थे, वो सब इम्पोर्टेंट तो नहीं है? वो सब इम्पोर्टेंट है जो फोटो बनी हुई है। जैसे हमने बताया ना कि अजंता में एक क्वेश्चन बनता है कि किस गुफा में महात्मा बुद्ध पद्म पाणी मुद्रा में बैठे हुए पाए गए, किस गुफा में महात्मा बुद्ध वज्र पाणी मुद्रा में बैठे हुए पाए गए, कहाँ पर महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है, कहाँ पर महात्मा बुद्ध हाथी को नतमस्तक करते हुए उनकी फोटो बनी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बताए गए हैं आपको पिछली क्लासेस में, है ना। ये पूछे जाते हैं, पूछे गए क्या 2016 यूपीएससी प्री में पूछा था कि किस गुफा में महात्मा बुद्ध ने क्या कहते हैं वो वज्र पाणी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, पूछा था, शायद 2016 ही था, कंफर्म नहीं है। ठीक है, इस तरह से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। बड़ा क्रीम निकालना है, समझ लो खंगाल करके, नहीं तो एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बस क्रीम निकालनी है उसकी ढूंढ करके। इसीलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको निचोड़ करके मटेरियल दे दिया जाए कि आप लोगों को बहुत रिसर्च करके अपना समय ना बर्बाद करना पड़े। जितना बता दे रहे हैं इतना वैसे भी पर्याप्त है। अब लेकिन यूपीएससी का मन ही आ जाएगा कि सबकी मजे ले लिया जाए, तो अगर इसके बाहर क्वेश्चन आएगा तो एक तुम्हारा अकेले का ही नहीं, सबके साथ वही हाल होगा, है ना। सबके साथ फिर मजे ही ले लिए जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, हाँ भाई, और किसको पूछना है? सर बोधि वंश वाला रिपीट कर दीजिए एक बार, नेटवर्क चला गया था पूरा सर। अच्छा, बोधि वंश 29 ने लिखा महेंद्र चतुर्थ के शासन काल में, जिसमें महेंद्र चतुर्थ के शासन काल का विवरण है और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासन कैसे करते थे, किस आधार पर था, है ना, वो उसमें विवरण है। टैक्स पॉलिसीज हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार में महेंद्र चतुर्थ ने क्या क्या योगदान दिए थे वह है ना। और बोध वृक्ष वाले रीजन को इन्होंने एक प्रोटेक्टेड रीजन बना दिया था और रिलीजियस साइट डिक्लेयर किया था, टैक्स माफ कर दिया था। इन सब बातों का विवरण है। अरे कौन सी भाषा में था सर? पाली और संस्कृत भाषा मिक्सअप। और वहां पर सरायों का निर्माण कराया कि जो लोग दर्शन करने वहां पर आते हैं तो उनको ठहरने के लिए सरायों की व्यवस्था, रहने खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था महेंद्र चतुर्थ ने दिलवाई थी। और उसी साथ में कहानी भी आ गई कि महेंद्र चतुर्थ को इतना बोध वृक्ष से है, तो उसी में आ गई कहानी कि बोध वृक्ष कैसे आया है यहाँ। ये भी बात फिर से यहाँ बता दी गई। जी रितुल जी, इसमें जो अब ये द्वैधाभास है, तो या जो अभी उदान की जो कहानी निकली है, उससे एक बात और ये स्पष्ट हो जाती है कि आपको आत्मज्ञान होना आवश्यक है। बिना आत्मज्ञान के आप पूरे सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। या इसको दूसरे रूप में ये भी हम कह सकते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति, मतलब अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है तो किसी ज्ञानी के संरक्षण में आप जाएं जो आपके जो खंडित ज्ञान है उसको संयुक्त कर सके। बिल्कुल बहुत एक्सीलेंट बात कहा आपने, मन खुश कर देने वाली बात कहा आपने। दरअसल होता क्या है कि जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं है
तब तक आप वास्तविकता नहीं जान पाओगे। आत्मज्ञान का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। जैसे हाथी को टुकड़े टुकड़े में जाना गया, लेकिन कोई पूरा हाथी, आत्मज्ञान का मतलब है दृष्टि, है ना। दृष्टि का मतलब यह है कि तुम देख पा रहे हो पूरी पूरी फूल सब कुछ। अब आपको रियल एक्सपीरियंस होगा जब पूरा देखोगे, तो तब समझ में आएगा हाथी हाथी जैसा है, न नगाड़े जैसा है, न झाड़ू जैसा है, न अजगर जैसा है, न खंबे जैसा, न सूप जैसा, है ना। हाँ सर, एक बात और आती है जो शायद आज के टाइम में बहुत मेंशन होती है भाषा के संबंध में। जैसे हमारे संविधान में भी या लगाकर ऐसा या दूसरे शब्दों में ऐसे हम लोग कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, तो स्पष्टवादिता के आधार पर भी इसमें मतलब भाषा का प्रयोग भी देख सकते हैं कि ये नहीं, ये ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा। तो जो संशय की बात आती है कि एक पक्ष देखा है, तो वो संशय भी इसके समाप्त हो जाता है। सही बात। और किसी कुछ पूछना है? हेलो सर, मेरे को पुराने लेक्चर में से डाउट है एक। आपने एक बार वो बताया था कि जब गौतम बुद्ध के मतलब स्टार्टिंग में थे, इनको एनलाइटनमेंट हुआ था, तब इनके 2 गुरु थे, 2 गुरुओं से मिले थे, अलार कलाम उदक राम पुत्र। हाँ, तो जो दूसरे वाले गुरु थे उनका क्या था? पहले वाले से तो भाग गए थे, दूसरे वाले से क्यों भाग गए थे? मतलब क्या कंसेप्ट था उसका? उनको संथारा संलेखना करवा दिए थे, वो भूखा प्यासा, तो उनको लगा हम मर जाएंगे और हम तो अमरत्व की खोज के लिए निकले थे, है कि नहीं। और गलत चीज सिखा रहे हैं गुरु जी। और वो जैनिज्म के थे, मतलब जो दूसरे गुरु थे। हाँ। और पहले बौद्ध धर्म के। नहीं, बौद्ध धर्म कहाँ से आ जाएगा? बौद्ध धर्म तो ये बनाएंगे आगे जा करके। हाँ। बौद्ध धर्म को तो ये बनाएंगे यार। तो वो कौन से धर्म के थे? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है? राम भगवान के मतलब वैष्णव धर्म नहीं, जो नहीं वैष्णव धर्म सर वो सांख्य दर्शन के थे ना? सांख्य दर्शन की शिक्षा देते थे। और सर आपने एक और भी बताया था वर्ड, मेरे को उसका मतलब समझ नहीं आया शायद। एक बार महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण घर से भागने की घटना थी, घर से जो छोड़ करके चले गए थे उसकी घटना थी। सर ये भगवान बुद्ध को भी ये शाक्य कुल का ही तो माना जाता है। हाँ, शाक्य क्लैन क्षत्रिय वंश के हैं, है ना सर। शाक्य मुनि भी कई जगह इनका नाम मिलता है। हाँ, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। हाँ, इसीलिए इनको शाक्य मुनि कहते हैं। मुझे लगता है सबका हो गया होगा डाउट। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अतुल सर की क्लास आज पेंडिंग हो गई है, इसीलिए मैं आप लोगों को मौका भी दे रहा हूँ। पूछ 5-10 मिनट तो पूछना हो। 8:30 बजे से होती ना। ठीक है भाई, तो रखा जाए, कट किया जाए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों की रात में मंगलमय हो। थैंक यू सर। आज रात आप लोग आपकी भी सर। थैंक यू सर। शुभ रात्रि सर। थैंक यू सर।